नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि SC/ST समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने वाले 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पुनर्विचार के लिए 7 सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को लेकर कॉलेज में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। एक जनहित याचिका में SC/ST की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें SC/ST की नॉन क्रीमी लेयर से अलग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार इस मसले को बड़ी बेंच के सामने ले जाना चाहती है और 2 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि SC/ST रिजर्वेशन को लेकर असल में क्रीमी लेयर का पेच है क्या, ये कहां से आया और मूल तौर पर इसके बारे में क्या कहा गया था और इसकी हटाने को लेकर तर्क क्या है और उसको रखने के पीछे के तर्क क्या है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। PK मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार में रहे आप, स्वागत है सर। हमारे साथ अशोक कुमार भारती हैं, अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ SC त्रिपाठी साहब हैं, डायरेक्टर हैं IAPS से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा पहले तो मल्होत्रा सर आपसे, क्योंकि ये मसला काफ़ी पुराना है और जिस तरीके से 2018 में जब रिजर्वेशन और प्रमोशन का मसला आया था तब ये ज़्यादा चर्चित हुआ। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी बेंच में केंद्र सरकार का ले जाने का मकसद और इस क्रीमी लेयर का फॉर्मूला खासतौर पर SC/ST को लेकर क्या है, इसका कानूनी दांवपेच? कविंद्र जी, SC/ST की रिजर्वेशन को लेके जो हमारे कानून के प्रावधान हैं उसको लेकर के समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या देती रही है। और इससे पहले कि मैं इस इशू पर आऊं, एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहूँगा कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के साथ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा था। और आर्टिकल 16 में जो इसका प्रावधान किया गया है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। उस राइट टू इक्वालिटी को इफेक्ट देने के लिए आर्टिकल 16 में एक प्रोविजन दिया गया कि उस आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये एक एनेबलिंग प्रोविजन दिया गया, ये एक अधिकार दिया गया सरकार को कि वो ऐसा व्यक्ति जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं उनको ताकि बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए सरकार प्रावधान कर सकती है। जब जब प्रावधान हुए उस प्रावधान को लेकर के समय समय पर क्वेश्चन होते रहे हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड देना चाहूं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, कानून बनाना सरकार का काम है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, लेकिन उसकी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून की व्याख्या की है, एक पार्लियामेंट का जो नॉर्मल कानून होता है उसकी व्याख्या में और जो संविधान है उसकी व्याख्या में कहीं ना कहीं अंतर है। क्योंकि हम संविधान को हमेशा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। सेम वर्ड्स को हम सोसाइटी के सर्कमस्टांसेस को देखे हुए और समाज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिफरेंट और वाइडर इंटरप्रिटेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको देती रही है। आर्टिकल 21 उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और उसी को आधार बनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 16 की अगर हम बात करें, इंदिरा साहनी का जब केस आया 1992 में, इंदिरा साहनी के केस में 9 जजिस के बेंच ने ये कहा कि साहब प्रमोशन में आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन है। लेकिन सरकार ने कहा ये हमारी मंशा नहीं थी। उस समय आर्टिकल 16(4)(a) 1995 में संविधान की अमेंडमेंट करके डाला गया, जिसमें क्या गया कि प्रमोशन में भी इसका अधिकार रहेगा। उसके बाद में जब इंदिरा साहनी का केस आया तो उसमें एक और केस आया, चेन्नैया का केस आया था 2005 में वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इन दोनों में एक्चुअली जो व्याख्या करनी थी वो मेन इशू था अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के, ना कि शेड्यूल ट्राइब को लेकर के। शेड्यूल ट्राइब को लेकर के उनका जो क्राइटेरिया रखा गया था उसमें क्रीमी लेयर की या इस चीज़ की कोई बात नहीं थी। ये जितनी बात आई है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पर संविधान की व्याख्या की है उस व्याख्या के माध्यम से आई है। और खासकर जो मुझे याद पड़ता है 2006 में जब ओबीसी में क्रीमी लेयर का इंट्रोड्यूस किया गया, उसको आधार बनाया गया। और जब नागराज का डिसीजन आया, नागराज का डिसीजन भी 2006 में 2005 में जब नागराज का डिसीजन आया था, उसमें उन्होंने
16A की व्याख्या करते हुए ये कहा कि हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए, अगर हमें उसकी इंटरप्रिटेशन देखनी है तो प्रमोशन में रिजर्वेशन वहीं मिलेगी जहां संविधान के प्रावधानों की कंप्लायंस होती है। और कंप्लायंस के उन्होंने 3 क्राइटेरिया ले डाउन कर दिए। 3 क्राइटेरिया क्या है कि एक तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसमें है कि नहीं है, अगर उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, या रिजर्वेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, और तीसरा उनका करंट बैकवर्डनेस ऑफ एससी एसटी। ये जो करंट बैकवर्डनेस वाला इशू था जो नागराज का, इसको काफ़ी हाईलाइट किया गया और बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने जो रिजर्वेशन को समय समय पर सरकार ने किया उसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि आपने इन 3 पैरामीटर को लेकर के रिजर्वेशन करने से पहले इनका ध्यान नहीं दिया है। तो वो जो सरकार के आदेश थे समय समय पर वो स्ट्रक डाउन कर दिए गए। 2018 में जो जजमेंट आया उसमें अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ही जजमेंट था। जस्टिस नरीमन ने पूरे 5 जजेस के लिए यूनानिमस डिसीजन जो उन्होंने दिया, उन्होंने जो करंट बैकवर्डनेस ऑफ एससी एसटी है उसको एक तरह से नकार दिया, और उसको नकार करके वो एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला जो था क्राइटेरिया उसको भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि उससे पहले संविधान में अमेंडमेंट करके हमने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का एक क्राइटेरिया भी डाला। तो ये जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट प्रावधानों में चेंज लाती रही है, पार्लियामेंट ने भी अमेंडमेंट किया, वो लाती रही है, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लाती रही है। लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी संविधान के अंदर रखा ही नहीं था, आप आज उसको थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लाना चाह रहे हैं, क्या एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी वो एक्सेप्टेबल है? और उसके लिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 जजेस का डिसीजन है, अगर उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है तो नेचुरली उसके लिए हमें लार्जर बेंच के पास जाना चाहेगा। जो इशू आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर वो अपनी व्याख्या देंगे, तर्क सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि 7 जजेस की बेंच को ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भारती साहब, 2 बातें मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जब पिछली 18 के फैसले में कोर्ट में जो दलील दी गई और जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे उसमें एक बात जो बार बार रखी गई कि कोई एक SC ST समाज से कोई व्यक्ति है जो टॉप लेवल पर सेक्रेटरी या इस तरह की पोस्ट पर पहुंचता है, तो क्या उनके बच्चों को वो लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द मैं कहूँ कि ताना बाना पूरा बहस का होता रहा। सवाल ये कि क्या क्रीमी लेयर का दायरा या उसका ये क्लॉज रिजर्वेशन के साथ जोड़ना ठीक है या नहीं, और अगर नहीं ठीक है तो उसके पीछे तर्क क्या है, वजह क्या है? देखिए कविंद्र जी, 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं एक तो मल्होत्रा जी ने कहा, उन्होंने पूरा इतिहास बताया है। मैं एक बात तो ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो देश की आज तक आरक्षण पर बनी सबसे बड़ी बेंच है, और उस बेंच ने साफ साफ ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकती है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि 5 जजों की बेंच कैसे 9 जजों की बेंच के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे सकती है या ऑर्डर दे सकती है या जजमेंट दे सकती है। ये जुडिशियल प्रोप्राइटरी का मिसयूज है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को इस बात को गहराई से अध्ययन करना चाहिए कि कैसे एक जूनियर बेंच, एक छोटी बेंच बड़ी बेंच के जजमेंट के खिलाफ जाती है। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने जो सवाल उठाया, क्रीमी लेयर का सवाल उठाया, उसमें बड़ा मिस्चीवियस एक आर्गुमेंट है। उस आर्गुमेंट में इंडिविजुअल केसेस को उठाया जाता है कि फला आदमी IAS ऑफिसर हो गया, फला आदमी वो हो गया, फला आदमी वो हो गया। हमको ये समझना है भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक क्लास के तौर पर जूम किया है, और इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंडिविजुअल आधार पर नहीं देखा जाता। एक सवाल मेरा यहाँ पर उठता है जो आपने कहा, क्या व्यक्ति को रिजर्वेशन के जरिए जो उसकी, अगर मैं रिजर्वेशन को सही समझ रहा हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट रिजर्वेशन के बारे में संविधान विशेषज्ञों ने दिए थे, पहला ये कि सामाजिक समानता के लिए दिया जा रहा है, ना कि आर्थिक समानता, यानी आर्थिक पैमाना नहीं था जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा। ऐसे में क्या इस रिजर्वेशन का फायदा उस समाज को वाकई मिला है सामाजिक बदलाव के तौर पर? क्या फिर ये भी सवाल खड़ा होना चाहिए, इसका रिव्यू करना चाहिए?
अगर क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर के बाहर के दायरे को हम इसे जोड़ना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शेड्यूल ट्राइब आज जो आपको सब जगह पे कहीं कहीं विजिबल हो रहे हैं, उनकी जो राजनीतिक हैसियत बनी है, उनकी जो सामाजिक हैसियत बनी है, ये रिजर्वेशन की भारत सरकार की पॉलिसी के तहत हुआ है और हमें इस बड़े अचीवमेंट को खुलकर स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम इसको स्वीकार करेंगे, बल्कि जरूरत तो इस बात की कि इस पॉलिसी को आगे और कैसे लेके जाया जाए और ये हर स्तर पे कैसे जाए, जुडिशरी में कैसे जाए, आर्मी में कैसे जाए, पुलिस प्रशासन में कैसे जाए, जिससे कि हमारा देश एक समावेशी समाज वाला समाज बने, देश बने। मुझे लगता है रिजर्वेशन पॉलिसी समावेशी भारत का सबसे बड़ा जीवंत नीति है। ओके, त्रिपाठी साहब, दो चीजें, एक तो ये कि क्रीमी लेयर के ब्रैकेट की जरूरत SC/ST के रिजर्वेशन में क्यों है? जो दलील दी जा रही है कि किसी एक शख्स को उसका लाभ मिल रहा है, इसलिए उसके परिवार को उससे वंचित कर दिया जाए। लेकिन 2011 की ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, जनसंख्या के लिहाज से मैं कहूँगी वो एक अलग बहस है कि 22%, 21% रिजर्वेशन है, जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, क्योंकि कोई इस तरह के आंकड़े नहीं हैं। लेकिन ग्रुप ए में 2011 के आंकड़े कहते हैं कि 11% SC से और 4.6% SC से, यानी कि 3,251 जो IAS अधिकारियों वाली एक ब्रैकेट कही जाती है, टॉप उसमें। ग्रुप बी में 14%, ग्रुप सी में 16% और ग्रुप डी में 19% है। और इस 19% में 40% सफाई कर्मचारी। अब सवाल यह कि अगर उस रिजर्वेशन की जिसके उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर पाए, सिस्टम के थ्रू दिया गया बदलाव हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर उसमें अगर क्रीमी लेयर को हम ऐड कर देते हैं, इस क्लॉज को जोड़ते हैं, तो कहीं से ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा? फिर इसके विरोध में या इसको हटाने के लिए इतनी ज़्यादा बहस क्यों है? देखिए, क्रीमी लेयर पर हमारे दो विद्वान मित्रों ने भी आपको बताया, और चूंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर मेरा व्यक्तिगत मत देना शायद उचित नहीं होगा। बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, अपना जो व्यक्तिगत मत है, कि इस तरह से कि संविधान निर्माताओं ने जब ये प्रोविज़न किया है तो किस उद्देश्य को लेकर किया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियाज़ एंड आइडियल्स, विचारों का और आदर्शों का, दोनों का एक समन्वय होता है। हमारे आदर्श क्या थे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था? क्या सोशल एक्सक्लूजन वॉज नॉट ए फैक्ट ऑफ लाइफ? हिस्टोरिकल रॉन्ग डन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वॉज नॉट ए फैक्ट ऑफ लाइफ? इनफैक्ट हमको अपने संविधान पर गर्व होता है कि उसी परिस्थितियों में जो सबसे बड़ा देश, पुराना लोकतंत्र है, वहाँ जो ब्लैक्स के साथ या अफ्रो अफ्रीकन के साथ जो अन्याय हुआ था, उनके संविधान में उनके लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया या कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किए गए, बल्कि भारत के संविधान में इस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया और संविधान सम्मत रखा गया। तो हमारे आइडियाज़ एंड आइडियल्स क्या थे, वो हमारे संविधान के एक उद्देश्य से पता लगते हैं। एंड बी द पीपल, इक्वलिटी एंड जस्टिस में अगर देखेंगे तो ये भी है कि अगर हमको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लानी है तो जस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी। जस्ट सोसाइटी का उद्देश्य भी होता है कि नॉट ओनली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बट सोशल बैकवर्डनेस। whosoever have suffered from social exclusion have be remedied that problem। तो ये समाज का जो आईना है, उसको देख के हमको फैसला करना पड़ेगा या इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये कहाँ तक जायज़ है और उसमें कितने और प्रतिबंध या खुलापन की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं, अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं होता तो और लोग रिजर्वेशन की मांग क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि इस सरकार के ये जो सकारात्मक जो पद्धति थी या सकारात्मक विचार थे, इसका लोगों ने न केवल फ़ायदा उठाया बल्कि सामाजिक प्रगति में उसको सहायता हुआ। और दूसरा है कि इसमें जो क्राइटेरिया जोड़े जा रहे हैं या जोड़े नहीं जा रहे हैं, इनका उद्देश्य हमको कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट क्या कहते हैं, हमारे भारत के एक स्वतंत्र आज़ाद हिंदुस्तान की जुडिशरी है, वो जो कहेगी वो ठीक ही कहेगी, उसमें मेरा पूरा विश्वास है। और इन सारे तथ्यों को लेकर विचार करेंगे कि कितना होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि फ़ायदा अगर सबको मिले तो अच्छा है। वो चीज़ें जो किसी को एक्सक्लूड करते हैं वो ठीक नहीं है, कारण अब समाज का जो उद्देश्य होता है न केवल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम भी होता है। ओके, मतलब साहब, अब मैं आता हूँ दूसरा इसका एक और जो अहम पेज था, रिजर्वेशन की जब भी बात आई, चाहे ओबीसी का मसला, हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार क्रीमी लेयर जोड़ दिया, यहाँ पर भी उसी को दलील बनाते हुए आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर को जोड़ने की बात है। सवाल है कि क्या रिजर्वेशन सामाजिक बदलाव के लिए दिया गया
ये टूल था या फिर आर्थिक समानता के लिए टूल है? और अगर ये आर्थिक समानता का टूल नहीं था, जैसे कि आपने कहा कि संविधान में जो बात थी, तो बार बार उसमें आर्थिक आधार पर उस पैरामीटर को पर उसको कसने की जरूरत क्यों पड़ रही है और कोड इसमें क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपने बहुत उचित प्रश्न उठाया है और इसका इनफैक्ट मैंने इनडायरेक्ट आंसर जो है अपने पहले ओपनिंग कमेंट्स में दे भी दिया कि हमारा संविधान जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उस समय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। आप वो ट्रीटमेंट देते रहे और 70 साल तक वो ट्रीटमेंट दिया। 70 साल के साथ साथ अब हमें ये लगा कि शायद वो समय आ गया है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी जो है वो भी एक हो सकता है, और उसके लिए संविधान में 103 जो अमेंडमेंट किया गया है, 103 अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें आपने इकोनॉमिक फैक्टर को भी रिजर्वेशन में ले आए हैं। हालांकि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए नहीं है, वो दूसरी क्लासेस के लिए है। जब एक इकोनॉमिक फैक्टर को आप अपने संविधान में ले आए हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इसके ऊपर इस बात की विचार करने की जरूरत है कि बिना शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के अधिकारों को जो संविधान ने दिए हैं टच करते हुए, क्या उसी क्लास के अंदर वो लोग जो एक इकोनॉमिकली सभ्य हो चुके हैं और एक स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उनको अलग करके वही रिजर्वेशन उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जिनको अब तक उनका फायदा नहीं पहुंचा है। और उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, 2018 में जो जस्टिस रोहिंटन ने जजमेंट दिया, एक बहुत रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने की है इस इशू के ऊपर लेके। और ये नहीं है कि उन्होंने कोई फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर विचार होना चाहिए, विचार करने के बाद हो सकता है सरकार एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी उसको लागू नहीं करती है। वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये कही थी, द होल ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इज टू सी दैट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स मूव फॉरवर्ड so that they may march hand in hand with other citizens of India on an equal basis. This will not be possible if only the creamy layer within the class bags all the coveted jobs in the public sector and perpetuate themselves, leaving the rest of the class as backward as they always were. These are the observations while upholding the judgment in नागराज केस। अब मेरा कहना यह है, भारती जी से टोटली सहमत हूं कि उस समय एज ए क्लास उनके लिए बात थी और वो रिजर्वेशन आज भी वैलिड है। अब उसी क्लास के अंदर अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो उसका बेनिफिट ले चुका है, तो बाकी ग्रुप के लोग जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरे लोग आ जाएंगे, वो उसी क्लास के ही लोग आएंगे और उनके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायरेक्शन दिया अगर ये उचित नहीं है तो सरकार के पास हमेशा अधिकार है। सरकार ने जैसे आर्टिकल 16 का पहले अमेंडमेंट किया है, इसी तरह अब भी अमेंडमेंट करके ये कह सकती है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया या क्रीमी लेयर वाला जो क्राइटेरिया है वो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूडिंग एससी और एसटी को लागू नहीं होगा। तो उस पर एक पॉलिसी डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने देना है, मैं समझता हूं जब चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये सारे आर्ग्यूमेंट आएंगे तो वो इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि नागराज को रिकंसिडर करने के लिए पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच जो है उसको मना कर चुका है। एक और चीज़ से पहले मैं जाऊँ भारती जी के पास, जिन्होंने कहा कि लार्जर बेंच जो का फैसला और उसके बाद ये 3 या 5 जजों की अगर बेंच उस पर रिव्यू पर कोई फैसला दे रही है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, तब भी लीगलिटी कानूनी तौर पर जो परंपरा है, क्या ये उसके विपरीत है? इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी हैं। आई थिंक दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन रेज किया और भारती जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 जजेस की संविधान पीठ या 7 जजेस की संविधान पीठ जो है वो 9 जजेस की जो संविधान पीठ है उसके डिसीजन को ओवररूल नहीं कर सकती है या उसके खिलाफ अपना फैसला नहीं दे सकती है। लेकिन क्या 9 जजेस के बेंच ने इस पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर अपनी एक क्लियर वर्डिक्ट दी है या इट वाज एन ऑबिटर डिक्टा? जजमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रेशो जो इशू कोर्ट के सामने होते हैं उस पर डिसीजन, और दूसरी होती है ऑबिटर डिक्टा जो अपना वो ऑब्जर्वेशन देती है। अगर वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है तो 5 जजेस के बेंच को डिसीजन देने का अधिकार है, लेकिन अगर वो इशू लार्जर बेंच ने डिसाइड किया है और उसको ओवररूल करने की बात आती है तो वो 9 जजेस से भी अधिक के बेंच के पास जाना चाहिए, उससे कम जजेस की बेंच जो है उस पर अपना डिसीजन नहीं दे सकती है। ओके भारती साहब, अब सवाल ये कि जो बात कही मल्होत्रा साहब ने, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा जो 2018 के फैसले में जजों की ओर से ऑब्जर्वेशन में कहा गया था, जिसका जिक्र भी किया उन्होंने कि अगर किसी एक खास या SC ST की बात कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर के लोग
सभी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे तो फिर उस वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो कुछ परिवार या कुछ व्यक्तियों तक रिजर्वेशन सीमित हो जाएगा और इसीलिए क्रीमी लेयर की यहाँ पर जरूरत उन्हें महसूस हो रही है। क्या ये सच नहीं है? और अगर ये सच है तो इससे फिर बाहर जाने या इससे बचने का रास्ता क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये सच नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, सरकार ने कोई रिपोर्ट बनाई नहीं, कोई अध्ययन करवाया नहीं। पहली बात तो ये, जब तक डाटा हमारे सामने नहीं है ये सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, किसी के सामने इतने सारे केस आए, कहीं अध्ययन रखा नहीं गया है। तो ये केवल ख्याली पुलाव हैं जो दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी कुछ गिने चुने लोग हैं जो डेलिबरेटली रिजर्वेशन के इश्यूज को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्रीमी लेयर का जो सवाल मल्होत्रा जी ने उठाया, मैं उस बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। ये क्रीमी लेयर, आप जो कह रहे हैं कि एक समाज में कुछ लोग आगे निकल गए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो डाटा दिए, उस डाटा, मेरे पास भी जो डाटा है उसके हिसाब से 69% जो सरकारी, केंद्रीय सरकार में जो लोग हैं, 69% नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब, नॉन ओबीसी, यानी कि देश की अधिकांश जॉब पर सो कॉल्ड सवर्ण जातियों के लोग हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि ये जो, क्या उन लोगों पर ये लागू नहीं होना चाहिए कि ये जो 69% वाले जो लोग हैं, इनको जो उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या उसके ऊपर हम छोड़ रहे हैं? हम केवल जो विक्टिम है, जो उत्पीड़ित है, जिसको ऑलरेडी सरकार में लाने के लिए सरकार नीति बना रही है, उस नीति पे हमारा ज्यादा जोर है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 22% लोगों के लिए या 23%, 22.5% लोगों को बराबरी पर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया और उसको उस दायरे तक ही सिमट दिया गया, उससे बाहर बढ़ने के मौके नहीं दिए जा रहे हैं, बाकी जो दायरा है उस पर किसी और का कब्जा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात हो रही है, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के जो प्रयास हो रहे हैं, उस पर तो हमले हो रहे हैं, उस पर तो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो 50% जो नॉन रिजर्व सीट्स हैं, जिसको इकोनॉमिकली एडवांस सेक्शन, सोशली एडवांस सेक्शन एंड एजुकेशनली एडवांस सेक्शन कॉर्नर कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा मिस्चीवियस आर्गुमेंट है कि उन 50% को जो ऑलरेडी हेजेमनिक सोसाइटी में जो हेजेमनिक लोग हैं, वो उस हेजेमनी को बरकरार रखना चाहते हैं। वो जुडिशरी में भी हैं, वो क्लास 1 जॉब में भी हैं। देश के जो सचिव पद पर जो पद हैं, आप जानिए उस पर कितने शेड्यूल कास्ट हैं, उस पर कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, उसमें कितने सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, सब वही लोग हैं। तो इसलिए वो लोग अपनी हेजेमनी को बनाने के लिए ये आर्गुमेंट अपने येन केन प्रकेंड जो उनके लोग हैं उनके थ्रू पुश करते रहते हैं। पर सरकार को इन चीजों से बचना चाहिए और जो पिछड़े लोगों के लिए, सामाजिक आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। और मेरा मानना है कि रिजर्वेशन एक अच्छी पॉलिसी है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। त्रिपाठी जी जो बात कर रहे हैं कि हायर पोस्ट या फिर अपर में जाते जाते संख्या का कम होना और जो असल मकसद है, क्या उससे कहीं दूर जाता, उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ खामियां, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी पॉलिसी रिव्यू हो सकती है, उसमें कोई आवश्यकता पड़ने पर, जैसा कि मल्होत्रा जी ने बताया कि हम एक जीवंत समाज हैं और जीवित संविधान है, तो हम रिव्यू करते रहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये कहना है कि हम 22% और जो रिमेनिंग -22% में इनका हक नहीं, ये शायद ठीक नहीं है। लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं और उसके अलावा जो आते हैं नॉर्मल मेरिट में, वो दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रतिबंधक है। दूसरी बात, कौन कहाँ किधर ज़्यादा है उस पर मैं विचार नहीं करूँगा, कारण मैं खुद एक सर्विस सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर हूँ, मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अगर उसी कैटेगरी में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो इस पर आर्गूमेंट या वादा विवाद नहीं करना चाहिए, कारण एज लॉन्ग एज द रिजर्वेशन इज वेल विद इन दैट कम्युनिटी और दैट कैटेगरी, मेरे को उसमें कोई अन्याय नहीं लगता है कि इसको एक्सपैंड किया जाए या कुछ लोग वॉलंटरी इसको छोड़ें या इस तरह कोई ऐसा कुछ आए तो शायद वो एक अच्छा। पर रूल के जरिए नहीं, आप कहना है फोर्स के जरिए नहीं? मैं उस पर अपने कमेंट नहीं देना चाहूँगा। मुंडा साहब, एक आखिरी कमेंट में चाहूँ, क्योंकि ये बार बार मसला उठता है और रिजर्वेशन या प्रमोशन को लेकर जब आती है बात, स्टार्टिंग से ही अगर आप, मैं आंकड़े आज देख रहा था और आप मेरे से बेहतर समझा पाएंगे कि स्टार्टिंग से आंकड़े का जो फ्लो है वो कम होता चला जाता है। और जो भारती साहब करें वो बात काफ़ी हद तक ठीक है कि अपर पोस्ट में जाते जाते वो संख्या कम है, तो फिर क्रीमी लेयर की लड़ाई क्यों शुरू हो रही है? अगर वो संख्या ऑलरेडी उस कोटे से कम जा रही है तो क्रीमी लेयर के टूल के बाद फिर तो नगण्य हो जाएगी या ख़त्म भी हो सकती है। मेरा मानना ऐसा है कि समाज का एक ऐसा वर्ग है
जो ये आर्ग्यूमेंट अगर दे रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेटेड होने के कारण आर्ग्यूमेंट दे रहा है। उनका प्रोबेबली इस तरह का मानना है, ये सही है या नहीं है, भारती साहब का आर्ग्यूमेंट उसमें ठीक हो सकता है, ये है। उनका कहना ये है कि इवन SC/ST कम्युनिटी में भी, क्योंकि कुछ एक लोग हैं जो ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले चुके हैं, अगर उनको एक तरह से, अगर वो इकोनॉमिकली समर्थ हो चुके हैं, अगर उनको बात किया जाएगा तो SC/ST के ऐसे लोग जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ये सिस्टम लागू हो जाने से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शायद ये उनका आर्ग्यूमेंट है, और इसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की बात भी की है। अब सुप्रीम कोर्ट के विचार के बाद, जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून का इंटरप्रिटेशन करना ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, और अगर वो जो एग्जिस्टिंग लॉ सुप्रीम कोर्ट जैसे इंटरप्रेट करती है, हमारे पॉलिसी मेकर, हमारी सरकार को अगर लगता है कि वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, तो वो उसको नकार सकती है, अलग कर सकती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, इंदिरा साहनी के केस में उन्होंने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, तो आर्टिकल 16(4)A आप ला करके आपने उसे दे दिया। इसी तरह अगर इस तरह की भी कोई इंटरप्रिटेशन इसमें आती है जो हमारे समाज के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, उसको अमेंड कर सकते हैं। इसीलिए सरकार शायद हायर बेंच की बात गई। भरत, बहुत संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के किसी भी व्यक्ति को रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर लाने के हक में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो मल्होत्रा जी ने शायद गलत में, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नॉन रिजर्व 50% सीट है उस पर आप ये लगाइए, जो क्राइटेरिया लगाना लगाइए, पहले उन पे लगाइए, और फिर दूसरों की बात कीजिए। चलिए, वक्त कम है लेकिन चर्चा बड़ी हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि असल में SC/ST की रिजर्वेशन और उसमें क्रीमी लेयर का पेच क्या है, मामला कहां से शुरू हुआ, 2018 में कोर्ट ने क्या कहा, और 2019 में अब सरकार हायर बेंच के पास जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्यों उसमें अर्जी या सुनवाई के लिए कह रही है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।